Hello students, I hope all of you are doing very well. Welcome to my YouTube channel Pratik Singh Classes. In this video we are going to study Standard 9th Science Chapter 1, that is Matter in Our Surroundings. Okay, because this chapter is very big, I have made this chapter's video in 4 parts. This is the first part of the video. I hope you will like it. Okay, please subscribe my channel Pratik Singh Classes. Like and share the channel, this video to your friends so that everybody should get benefits from my knowledge. Please hit the bell icon so that whenever I will upload a new video, you will get its instant notification. This video is going to be in dual language. That means I will try to demonstrate the things given in this chapter in English as well as in Hindi. अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में डेस्कटॉप पे कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे टाइप करें youtube.com/c/pratik Singh classes और जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, इकट्ठे वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। Let us start our today's topic and the topic is Chapter 1 Matter in Our Surroundings। इसका मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं उसके बारे में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures। मतलब कि हम लोग अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, ठीक है, अलग अलग तरीके का रंग है, उसका प्रकार है, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। मतलब कि हम लोग इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ देखते हैं उसको वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है कि वो मैटर है। मतलब कि जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ है वो मैटर से बना हुआ है। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, लेकिन यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग मैटर ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जो हवा हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, पत्थर जो हम लोग देखते हैं, बादल, तारे, उसके बाद पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का छोटा से छोटा बूंद भी और बालू का छोटा छोटा कण भी, ये सब कुछ मैटर है। मतलब कि हमारे चारों ओर जो कुछ चीज़ भी है वो सब का सब मैटर है, मतलब कि मैटर से बना हुआ है। ओके, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space and have mass। हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो चीज़ भी है, ठीक है, उसका कुछ न कुछ वजन होता है, मास होता है और वो कुछ न कुछ जगह घेरता है, ठीक है। जैसे कि अदृश्य सामान हवा का भी मास होता है, मतलब कि हवा में ही वजन होता है और हवा भी जगह घेरता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक बैलून को अगर फुलाते हैं तो बैलून फूलता है, मतलब कि हवा कुछ न कुछ जगह घेर लिया बैलून के अंदर और उसका मास बढ़ जाता है, मतलब कि हवा का मास होता है। उसके बाद जो कोई भी चीज़ हमारे चारों ओर है जिसको हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसमें आपका मास होता है और उसका कुछ न कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब कि जो कुछ भी हमारे चारों ओर है उसमें मास भी है और उसमें वॉल्यूम भी है, मतलब कि उसका वजन भी होता है और उसका कुछ साइज शेप भी होता है और वो कुछ एरिया भी घेरता है हमारे चारों ओर, ठीक है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings। मतलब कि बहुत समय से, हजारों साल पहले से मानव जाति ऐसा कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो है हम उस चीज़ को समझें। हम जो चीज़ देखते हैं वो ऐसा क्यों देखता है, ठीक है। हर अलग अलग चीज़ का अलग अलग शेप, साइज, उसका बिहेवियर क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास हजारों साल से मानव जाति करता आता रहा है। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements। हमारे पहले जो भारतीय चिंतक थे उन्होंने मैटर को, मतलब कि पदार्थ को 5 अलग अलग भागों में बांटा है और इसको वो लोग पंच तत्व कहते थे। ये पंच तत्व क्या है? हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी। इसी पंच तत्वों से मिलकर सारी चीज़ बने होते हैं। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है।
According to them, everything living or non-living, okay, was made up of these 5 basic elements. मतलब कि उनके अनुसार, हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, जो कुछ चीज़ भी हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब हिंदी में जीवित हो या निर्जीव हो, वो सारे इन्हीं 5 बेसिक चीज़ से मिलकर बने होते हैं। वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। ठीक है, जैसा हमारे भारतीय दार्शनिकों ने पाया, उसी तरीके का खोज कुछ पुराने ग्रीक के चिंतकों ने, दार्शनिकों ने ऐसा पाया कि जो भी चीज़ है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमेशा हमें ये बताया जाता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे अच्छा है, लेकिन सही बात ये है, अगर आप हमारे पुराने पुस्तकों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जो किसी भी चीज़ का खोज हुआ है वो पहले भारतीयों ने किया। क्योंकि हम लोग सदियों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, इसी कारण से उन्होंने अपनी शिक्षा को हमारे ऊपर थोप दिया। इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical and chemical nature। आज के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जितने भी हमारे चारों ओर मैटर है उसको 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि वो किस तरीके से दिखता है और वो किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा उसका केमिकल नेचर है। इसके हिसाब से साइंटिस्ट ने सारे पदार्थों को, सारे मैटर को 2 भागों में बांटा है। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे that matter based on its physical properties, chemical aspects of matter will be taken up in sequential chapters। मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स का वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो केमिकल एस्पेक्ट्स होता है मैटर का, मतलब कि मैटर किस चीज़ से बना होता है, उसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल कहने का मतलब है कि उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, दिखता कैसा है, उसका वॉल्यूम कितना है, मास कितना है। और केमिकल कहने का मतलब होता है वो गुण, जैसे कि हम अगर कुछ रिएक्शन करें तो किस चीज़ में बदल गया, पहले कैसा था बाद में कैसा हो गया, किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। ठीक है, किसी एक पदार्थ में कितने रेशियो में कौन कौन सा मटेरियल जुड़ा हुआ है, वो सब चीज़ आपका आता है केमिकल एस्पेक्ट में, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सेक्शन 1.1। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी हमारे चारों ओर सामान हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसा हमारे फिलोसफर्स का मानना है। देखते हैं कि किताब में क्या दिया हुआ है। फॉर लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। मतलब कि बहुत पुराने समय से 2 अलग अलग विचारधाराओं ने ऐसा माना है मैटर के बारे में कि one school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas other thought that matter was made up of particles like sand। ठीक है, एक दार्शनिक का, यानी कि एक तरीके के सोच का मानना ये था कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक है जो सिर्फ एक ही चीज़ से बना होता है और जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी। लेकिन दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो कुछ भी सामान हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो असंख्य छोटे छोटे पदार्थों से और पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सैंड, बालू। अगर आप एक मुट्ठी बालू लेते हैं तो बहुत सारे इसमें बालू का दाना आ जाएगा, बालू का पार्टिकल आ जाएगा। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं और ये देखते हैं कि जो मैटर है वो सही में एक पर्टिकुलर कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ मटेरियल से मिलके बना है या फिर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। देखते हैं क्या है दिया हुआ। एक्टिविटी 1.1, टेक ए 100 ml बीकर। 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेते हैं। बीकर तो आप केमिस्ट्री लैब में देखे ही हुईएगा, अगर नहीं देखिएगा तो आपको स्कूल में दिखाया जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ओहो, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। क्या करना है कि बीकर में आधा तक पानी से भर देना है और उसको मार्क कर देना है कि पानी कहाँ तक था। उसमें कुछ नमक या फिर चीनी को मिला देना है, डाल देना है और उसे ग्लास के रॉड से मिला देना है। जो कुछ भी आपके पास हो, या नमक हो या चीनी हो, कोई एक, दोनों नहीं।
ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब आप देखिए कि जब आप नमक मिलाए थे या फिर चीनी मिलाए थे तो पूरा जब डिजॉल्व हो गया था उसके बाद जो पानी का लेवल है जैसा पहले था वैसा ही है, उससे ज़्यादा हो गया या फिर नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता है। वाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। देखिए होता क्या है कि जब हम मान लीजिए आपने आधा बीकर पानी में जब 1 चम्मच नमक मिलाया था तो नमक तो पूरा का पूरा पानी में घुल गया, लेकिन जो आप मार्क किए थे पानी के लेवल का बीकर में वो लेवल ऊपर नहीं आया, मार्किंग से ऊपर नहीं आया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आखिर नमक गया कहाँ। ठीक है, वेयर डज इट डिसअपियर, नमक कहाँ पे डिसअपियर हो गया। ओके, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का जो लेवल है वो बदल गया, नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हमें इन सवाल का जवाब देना है तो हमें ऐसा समझना होगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो कोई मैटर भी हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर पार्टिकल से मिलकर न बना होता तो पानी के जो पानी के बीकर पे जो मार्किंग किए थे वो मार्किंग से पानी कुछ ऊपर उठ जाता। ठीक, फिर भी क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जो नमक था वो गया कहाँ। जब नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि जो नमक के मटेरियल होते हैं, मैटर होते हैं, वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में घुस जाते हैं, क्योंकि नमक का जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल से छोटा होता है। ठीक है, इसके बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसका शेप और साइज कैसा होता है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर। स्पून में हम लोग साल्ट लिए थे या फिर नमक लिए थे, चीनी लिए थे। ठीक है, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, जो कुछ भी हम लोग अपने चम्मच से डाले थे नमक या फिर चीनी वो पूरा का पूरा पानी में घुल गया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में बताया गया है, पहले आधा बीकर पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक मिलाते हैं, नमक को ग्लास के रॉड से अच्छी तरीके से घुला लेते हैं। ठीक है, पर फिर भी घुलाने के बाद भी जो मार्किंग होता है पानी का उससे पानी ऊपर नहीं जाता, उस लेवल से ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब है कि जो पदार्थ, जो मटेरियल हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं वो पार्टिकल से बना होता है। Okay, fine. So when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water। मतलब कि जब हम लोग नमक को पानी में घुलाते हैं तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर घुल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स से भी छोटे होते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। अब है सेक्शन 1.2.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि अभी तुम लोग पढ़े कि जितने ही पार्टिकल्स हैं, जितने ही मैटर हैं वो पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, क्या हम लोग इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.2 में। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मतलब कि पोटेशियम पर मैग्नेट का 2-3 टुकड़ा लेते हैं और उसे 100 मिलीलीटर पानी में घुलाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a lot of things which we will discuss at the end of this chapter, and I will also provide a separate PDF for that. Take out approximately 10 milliliter of this solution and put it into 90 milliliter of clear water। करते क्या है कि 100 ml पानी लेते हैं एक बीकर में, उसमें हम लोग 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया, स्पून से डाल दिए। जब स्पून से डालेंगे तो वो जो मिक्सचर है पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का, उसका रंग पिंक हो जाएगा, गुलाबी, डीप पिंक। ठीक है, उसमें से उस बीकर में से हम लोग 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन को लेते हैं और उसको दूसरे बीकर में डालते हैं जिसमें पहले से 90 मिलीलीटर पानी डाला हुआ है, सिर्फ पानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बीकर है उसका अब वॉल्यूम हो जाएगा 100 मिलीलीटर, जो पानी प्लस ये जो सॉल्यूशन है उसको मिला के हो जाएगा 100 मिलीलीटर। और चूंकि पहले से जो सॉल्यूशन था उसका पिंक रंग था, इसीलिए अब जो नया सॉल्यूशन है उसका भी रंग पिंक हो जाएगा, लेकिन पहले जितना गाढ़ा नहीं होगा। ठीक है, उससे हल्का।
ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर एक दूसरा बीकर लेते हैं जिसमें 90 मिलीलीटर पानी है और उसमें दूसरे वाले बीकर से 10 मिलीलीटर सोल्यूशन निकाल के डाल देते हैं। तो जैसे ही डाल के उसको अच्छी तरह से घुलाएंगे तो उस पानी का रंग भी बदल जाएगा, पिंक हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले से हल्का रहेगा। फिर और चौथे बीकर को लेते हैं, उसमें 90 ml पानी है, उसमें भी तीसरे वाले बीकर से 10 ml पानी निकाल के डालते हैं सोल्यूशन को, और जब उसको डिसॉल्व करते हैं तो उसका रंग, पानी का रंग भी वहाँ पे पिंक हो जाता है, लेकिन जो रंग है उसका गहराई थोड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो पहले बहुत डीप पिंक था और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करते जाएंगे, वैसे वैसे रंग हल्का होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, estimating how small are the particles of matter with even dilution through the color become light, it is still visible। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को करते जाइए करते जाइए करते जाइए, बहुत करिएगा, फिर भी क्या होगा, जो पानी है उसका रंग बदलेगा ही, डाइल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, और आप उस बदले हुए रंग को देख सकते हैं, डेट विल बी विजिबल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मटेरियल होते हैं, जो मैटर से बने होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है बुक में। Okay, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2-3 टुकड़े बहुत ज़्यादा पानी को रंगीन कर देता है। मतलब कि सिर्फ 2 से 3 टुकड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का लगभग 1000 लीटर पानी को रंगीन कर देता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये देखते हैं, ये समझते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो टुकड़ा है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना होता है, जिसको हम लोग जैसे ही घुलाते हैं पानी में तो वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटता जाता है। ठीक है, और इस तरीके से सिर्फ 2 से 3 टुकड़ा ही हजारों हजार लीटर पानी को रंगीन बना देता है। The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ये एक्टिविटी किया है वैसा ही हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं डेटॉल के साथ। आप कभी पानी में जब डेटॉल मिलाते हैं तो बहुत सारा पानी को डेटॉल के सिर्फ कुछ ही बूंद सफ़ेद कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए घर में कोई बीमार है और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि डेटॉल को पानी में मिला के नहाइए। ठीक है, तो पूरे भरे हुए बाल्टी जिसमें कम से कम 30 से 40 लीटर पानी आता है, उसमें सिर्फ एक ढक्कन डेटॉल डालने से ही पूरे पानी का रंग सफ़ेद की तरह हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ठीक है, इससे भी हम लोग ये समझते हैं कि जो डेटॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। और हम लोग उस बाल्टी भरे पानी में स्मेल भी महसूस कर सकते हैं, उसका सुगंध भी ले सकते हैं। जैसे कि पहले एक बाल्टी पानी में डेटॉल मिलाए तो पूरे पानी का स्मेल चेंज हो जाता है। अगर उसी में से थोड़ा सा पानी लेके दूसरे भरे हुए बाल्टी में मिलाएं, ठीक है, और उसको डिजोल्व करें तो उस पानी में भी डेटॉल का खुशबू आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब कि हमारे चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इतना छोटा जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे आते हैं सेक्शन 1.2 पे, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, सेक्शन 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। अगर खाली जगह नहीं होता तो दो मैटर आपस में मिलते नहीं। मतलब कि जैसे कि हम लोग अभी तक 3 एक्टिविटी देख चुके हैं। अगर आप पानी को लेते हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप नहीं होता तो वहां पे चीनी या नमक या फिर कोई और भी दूसरा चीज नहीं घुलता। ठीक है, तो और जानते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है सेक्शन 1.2.1 में। ऑलराइट,
In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. ठीक है, हम लोग पिछले के एक्टिविटी में ऐसा देख चुके हैं कि नमक, चीनी, डेटॉल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता कि पानी के ऊपर में कुछ सॉल्यूशन का रंग अलग है, नीचे में कुछ अलग है। ठीक है, सब जगह एक समान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जब चीनी का शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी मिलाया, नींबू मिलाया, उसको डिजोल्व कर दिया अच्छे से, तो ग्लास के ऊपर से मतलब कि ऊपर के सतह से पानी पीजिए, शरबत पीजिए, फिर नीचे के सतह से शरबत पीजिए। ठीक है, उसका टेस्ट बिल्कुल एक तरह से ही आएगा, एक ही तरीके का आएगा। मतलब कि उसे बोलते हैं इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other। इसी तरीके से जब हम लोग नींबू का शरबत बनाते हैं या फिर चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके के मैटर में दूसरे मैटर घुल जाते हैं। मतलब कि 2 या 3 से ज़्यादा अगर मैटर हैं तो एक में सारे घुल जाते हैं। जैसे कॉफ़ी में हम लोग चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, पानी, दूध, सारे के सारे आपस में एक तरह से मिल जाते हैं और वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब कि हर जगह पे वो एक ही बराबर होते हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमें इससे ये पता चलता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर होते हैं, उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। अगर गैप नहीं होता, बिल्कुल सा भरा होता, तो एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल कभी भी मिलता नहीं, घुलता नहीं। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज़ को आपस में डिसॉल्व नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कि जितने भी मैटर हमारे चारों ओर होते हैं उनके पार्टिकल्स हमेशा एक से दूसरे जगह पे मूव करते रहते हैं। ठीक है, ओके, एक्टिविटी 1.3, लेट अस सी व्हाट इज इट गिवन हियर। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ठीक है, आप अपने क्लासरूम के किसी एक कॉर्नर पे अगरबत्ती को रखिए। ठीक है, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट्स स्मेल। मतलब कि आपको उस अगरबत्ती से कितने नज़दीक जाना होता है ताकि आप उसको सूंघ पाते हैं। ठीक है, बहुत नज़दीक। अगर कोई अगरबत्ती किसी कोने में रखा हुआ है, उसको जब तक जलाया ना जाए तब तक उसका सुगंध सिर्फ उस अगरबत्ती के आसपास ही होता है, आप दूर से उस सुगंध को महसूस नहीं कर सकते। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस। अब क्या करते हैं, हम लोग उस अगरबत्ती को जलाते हैं और देखते हैं कि हम लोग अगर दूर भी हो तब भी हमें अगरबत्ती की खुशबू महसूस होती है। आप इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.4। पहले ये कुछ एक्टिविटी देखेंगे, फिर निष्कर्ष के बारे में सबसे अंत में जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ओके, एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास लीजिए या फिर बीकर लीजिए और दोनों में पानी भरा हो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अब क्या करते हैं कि एक बीकर में हम लोग 2-3 ड्रॉप डालते हैं इंक के, किसी भी रंग का हो, चाहे ब्लू हो या रेड हो, और दूसरे बीकर में हम लोग शहद, मधु को डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब कि अनडिस्टर्ब, तो ये देखते हैं हम अपने ऑब्जर्वेशन में कि जो इंक था वो बहुत जल्दी घुल गया, लेकिन हनी को पानी में घुलने में बहुत समय लग गया। फिर भी हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। ठीक है, हम अपने ऑब्जर्वेशन में ऐसा लिखते हैं कि जो हमारा इंक था वो पानी में पूरी तरीके से एक समान चारों ओर मिलने में कितना समय, घंटा या फिर दिन लगा, और मधु को मतलब कि शहद को घुलने में कितना समय लगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि पानी में जो हमारा इंक था वो तो बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन हनी को घुलने में टाइम लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, हम लोग इसके बारे में अंतिम में जानेंगे। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर।
डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। ठीक है, हम लोग दो ग्लास लेते हैं ट्रांसपेरेंट या फिर दो बीकर लेते हैं, एक में गर्म पानी भरा हुआ है और दूसरे में ठंडा पानी। ठीक है, हम लोग एक में डालते हैं मतलब कि कॉपर सल्फेट का टुकड़ा लेते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा। ठीक है, और एक एक टुकड़ा डालते हैं हम लोग ठंडे पानी के ग्लास में और गर्म पानी के ग्लास में। ठीक है, और उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देते हैं। आपको क्या नजर आएगा वहां पे? आप इस ऑब्जर्वेशन में ये देखिएगा कि गर्म पानी में जो हम लोग कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाले थे वो जल्दी घुल गया, लेकिन जो ठंडा पानी था उसमें घुलने में बहुत समय लगा। ठीक है, इससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि गर्म पानी में कोई भी चीज बहुत जल्दी घुल जाता है बनिस्पत के ठंडे पानी से। ठीक है, देखते हैं व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। वी ऑब्जर्व हियर दैट द पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिजॉल्व्स फास्टली इन हॉट वाटर rather than the cold water. What does this suggest about the particles of solid and liquid? हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के बारे में क्या सीखते हैं? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? मतलब कि जो मिक्स होने का जो रेट है कितना जल्दी या फिर कितना स्लोली, ये पानी के टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या फिर किसी और चीज़ पे। अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो क्यों और कैसे? ठीक है, इसके बारे में हम लोग नीचे और ज़्यादा विशेष में जानेंगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है वहाँ पे। अरे ऑलराइट, अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5 देखा, उससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। इसका मतलब है कि जितने भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अबाउट काइनेटिक एनर्जी वी विल स्टडी इन फिजिक्स। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। सॉरी, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो पार्टिकल के मूवमेंट का जो रेट है, जो मूवमेंट का स्पीड है, वो तेज हो जाता है। इसीलिए गर्म पानी में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी घुल जाता है और ठंडा पानी में किसी चीज़ को घुलने में ज़्यादा समय लगता है। सो दैट वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल के डिजॉल्व होने का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। In the above three activities, we observed that particles of matter intermix on their own with each other। ठीक है, पहले की एक्टिविटी में हम लोग ये भी देखे थे कि जैसे कि डाई को या फिर इंक को या फिर शहद को पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो वो खुद से घुल जाता है। मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनका इंटरमिक्स होने का जो तरीका है वो खुद से भी हो सकता है। मतलब कि बिना चम्मच से हिलाए डुलाए पार्टिकल खुद भी घुल जाएगा पानी में। ठीक है, अगर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो। They do so by getting into the spaces between the particles। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स के गैप के बीच में छोटे पार्टिकल्स घुल जाते हैं या फिर अपने आप को सेटल कर लेते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। मतलब कि ऐसा होना, एक पार्टिकल के गैप के अंदर दूसरे पार्टिकल का मिल जाना या घुस जाना को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हम लोग जब अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से धुआं निकलता है, सुगंध निकलता है और वो अपने चारों ओर के वातावरण में फैल जाता है। हम लोग इसे दूर से भी सूंघ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अगरबत्ती से निकले हुए पार्टिकल्स मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब कि एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल का घुल जाना। We also observe that on heating diffusion becomes faster। हम लोगों ने ये भी देखा कि गर्म करने के साथ जो डिफ्यूजन का रेट है वो तेज हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके बारे में आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1.2.3 पे, दैट इज
पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि जितने भी मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कैसे होता है देखते हैं हम इस सेक्शन 1.2.3 में। ओके फाइन। एक्टिविटी 1.6 प्ले दिस गेम इन द फील्ड। ये गेम अपने दोस्तों के साथ खेलिए खुले जगह पे, फील्ड में, मैदान में। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। अपने कुछ दोस्तों के साथ 4 अलग अलग ग्रुप बनाइए, ठीक है, जैसा कि नीचे बताया गया है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिस मी डांसर्स एज गिवन इन फिगर 1.3। जैसा कि आपने बिहू डांस में देखा होगा, जितने भी डांसर्स होते हैं वो एक दूसरे को बैक टू बैक हाथ से पकड़े होते हैं। उसी तरीके से एक ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को हाथ से बैक टू बैक पकड़े हुए हैं, ठीक है। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन। दूसरे ग्रुप जो है वो एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं एक ह्यूमन चेन के जैसा, ओके। The third group should form a chain by touching each other with their fingertips। तीसरे ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के सिर्फ उंगली के नोक को टच करके आपस में एक चेन बनाए हुए हैं, ओके। Then now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible। अब क्या है, यहाँ पे चौथे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो क्या करते हैं कि एक एक करके तीनों ग्रुप, जो पहले वाले ग्रुप जो हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं पीछे की तरफ, दूसरे वाले ग्रुप जिसमें एक दूसरे को ह्यूमन चेन की तरह हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं, और तीसरे वाले ग्रुप जिसमें सिर्फ उंगली को टच करके आपस में जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पाएंगे कि वो ग्रुप जो एक दूसरे को हाथ से पीछे की ओर पकड़े हुए थे, उनको छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ने में बहुत समय लगेगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वह ग्रुप, तीसरा ग्रुप जो एक दूसरे को सिर्फ फिंगर टच करके खड़ा था, उसको आसानी से तोड़ पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, मतलब कि कौन से ग्रुप को इजी था तोड़ना और क्यों? ऐसा तो थर्ड ग्रुप को इजी था तोड़ना, ठीक है, जैसा कि हम लोग अपने अनुभव से बोल सकते हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पहले ग्रुप के स्टूडेंट्स थे जो बिहू डांस की तरह एक दूसरे के पीठ को पकड़े खड़े थे, वो बहुत मजबूती से एक दूसरे से बंधे थे, इसी कारण से उन्हें तोड़ना मुश्किल था। लेकिन जो तीसरा ग्रुप था जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिर्फ उंगली को टच करके खड़े थे, उनको तोड़ना बहुत आसान था बाकी के ग्रुप से, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स था वो बहुत ही कमजोर था। Okay, as we consider each student as a group, as a particle of matter, then in which group the particles held each other with maximum force। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने जो 3 ग्रुप बनाया था जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को आपस में पकड़ के खड़े थे, ठीक है, या फिर टच करके या फिर बैक टू बैक होल्ड करके, तो किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फोर्स लगा? पहले ग्रुप ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा से फोर्स लगाया। उसी तरीके से जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर किसी मैटर की, अगर वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तो उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, उनको डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक्टिविटी 1.7 टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। ठीक है, 3 अलग अलग चीज को लेना है, लोहे की काठी, उसके बाद चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड जो हम लोग बालों में लगाते हैं या फिर किसी दूसरे काम के लिए यूज करते हैं, अक्सर मिठाई के डब्बे पे होता है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। अब इन तीनों को हमें तोड़ना है, या तो हथौड़े की सहायता से, या फिर काट के, या फिर खींच के। स्टिचिंग मतलब खींचना। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इन तीनों सब्सटेंस में, जैसे कि आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, इन तीनों में से किसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था? किसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगा? आंसर है पहले वाले को। आयरन नेल को तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आयरन नेल के जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे को बहुत फोर्स से, बहुत ज्यादा जटिलता से पकड़े हुए थे। लेकिन यहीं पे जो आपका रबर बैंड था उसको सिर्फ स्ट्रेच करके ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके जो मटेरियल्स पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत ही छोटे फोर्स से, बहुत ही कम फोर्स से पकड़े होते हैं। ठीक है, इस
एक्टिविटी से हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत जटिलता से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। एक्टिविटी 1.8, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। ये तो बच्चों का खेल है, जैसा हम लोगों ने पहले किया होगा बचपन में। एक डब्बे में, एक कंटेनर में हम लोग पानी लेते हैं, उस पर हम लोग एक मार्क करते हैं उंगली के सहारे। मतलब कि अगर आप उस पानी के सरफेस पे उंगली को बहुत तेजी से घुमाइएगा तो एक मार्क बन जाएगा कुछ देर के लिए। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या जो वाटर का सरफेस है आप उसको काट पाते हैं? नहीं। जब तक आप उंगली घुमाते रहिएगा तब तक उंगली के पीछे एक निशान बनते जाएगा, लेकिन जैसे ही वहां से उंगली हटेगा पानी फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। What could be the reason behind the surface of water remaining together? ठीक है, मतलब कि जो सरफेस पे जो पानी था, जैसे ही हम लोग उंगली हटाते हैं तो फिर से वापस आ जाता है। इसका रीजन क्या था? ठीक है, इसका रीजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिवली एक दूसरे को पकड़े रहते हैं या फिर बहुत जल्दी एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ओके, अब हम लोग एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 से क्या क्या समझे ये नीचे देखते हैं। हम लोग यहाँ इस एक्टिविटी से ये समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जितने भी मैटर हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो हमेशा एक दूसरे के मध्य लगते रहता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। इसी फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और ऑब्जेक्ट का शेप सही सलामत रहता है। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another। मतलब कि अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अलग अलग फोर्स से पकड़े होते हैं। इसी कारण से कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई पार्टिकल वीक होता है, कोई पार्टिकल तो इतना वीक होता है कि सिर्फ छू देने से टूट जाता है। चलिए, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इसके बारे में एक के बाद एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन से चीज़ मैटर है? चेयर, हाँ मैटर है। एयर भी मैटर है क्योंकि इसमें मास होता है और इसका वॉल्यूम होता है। लव, दिस इज नॉट मैटर, दिस इज जस्ट ए काइंड ऑफ फीलिंग। स्मेल, नो इट इज़ नॉट ए मैटर। हेट, नो इट इज़ नॉट मैटर। आमंड्स, मतलब कि बादाम, ये मैटर है हाँ, क्योंकि इनमें मास होता है और वॉल्यूम भी होता है। थॉट, सोच, ये मैटर नहीं है। कोल्ड, जो सर्दी जुकाम होता है या फिर ठंड लगती है, ये भी मैटर नहीं है। लेमन वाटर, हाँ ये मैटर है क्योंकि इसमें मास होता है और वॉल्यूम भी होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम एक मैटर है? ओके, बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि जब भी स्मेल हम तक पहुंचती है कुछ मैटर भी हमारे पास पहुंचता है उस परफ्यूम से, तो ये भी और यहाँ पे जो स्मेल दिया हुआ है इसे भी हम लोग मैटर बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन from there it is coming. Fine. Give the reasons for following observations. The smell of hot sizzling food, sorry ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। मतलब कि हम लोगों को गर्म खाना बहुत दूर से ही उसका हम लोग सुगंध ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, लेकिन ठंडे खाना का स्वाद या फिर उसका सुगंध हमें नज़दीक से मालूम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब खाना गर्म होता है तो उससे स्मेल बहुत जल्दी बहुत दूर तक फैलता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था, अगरबत्ती के जलाने पर उससे निकला हुआ सुगंध बहुत दूर तक और बहुत जल्दी से फैलता है। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ठीक है, एक जो गोताखोर है या फिर जो तैराक है वो पानी में लकीर मार देता है, मतलब कि जब वो तैरता है तो पानी के अंदर एक कट मार्क हो जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही वीक फोर्स से जुड़े होते हैं, इसी कारण से उनको डिस्प्लेस करना आसान होता है। पर फिर जैसे ही तैराक आगे जाता है वो पानी की सतह पे फिर से जुड़ जाते हैं। What are the characteristics of particles of matter? मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, उनका मास होगा, उनका वॉल्यूम होगा,
उनका स्मेल होगा, उनका कुछ साइज होगा, उसमें डिफ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक होगा एंड a lot of things which we will see further in the same chapter. So this is the first video of this chapter. I hope you have enjoyed it and you have learned something new. This is just the introduction part, and in further sessions we will see something very much interesting about matter. In our second video, we will study about states of matter. ओके आप लोगों ने पहले तो पढ़ा ही होगा कि मैटर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ फिर से जानने का कोशिश करेंगे और ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि उनमें एक्चुअली क्या अंतर होता है, क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग होते हैं, और अगर उनमें किसी तरीके का कुछ सिमिलैरिटी है तो वो क्या है। दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।